जब वो कमरा खोलकर अंदर आई तो इससे कहा गया, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद करके पलटी तो इसने देखा कि कमरे में बेहद रोशनी है, जैसे दिन निकला हो। कमरे के ऐन वस्त में एक ऊंची मसनद पर एक शख्स जर्क बर्क लिबास में बैठा है। कमरे में सुर्ख रंग का दबीज कलीन बिछा हुआ है। वो उधेड़ उम्र का शख्स किसी रियासत का राजा महसूस हो रहा था। इसके बैठने का अंदाज कीमती जर्क बर्क लिबास और गले में पड़े मोतियों के हार इसके वाली रियासत होने का गम्माज थे। घुंघरियाले बाल, सुर्खी माइल सांवली रंगत, सेहतमंद जिस्म, एक हाथ में सांप की तरह बल खाता अज़ा था। आओ बैठो, इस शख्स ने पुरतमकनत अंदाज में कहा। अभी तानिया सोच ही रही थी कि वो कहाँ बैठे, क्योंकि इस कमरे में कुर्सी नाम की कोई चीज न थी। चंद लम्हों में इस शख्स के सामने चंद कदमों के फासले पर मुखमल की गद्दी वाला एक स्टूल नमूदार हुआ। इस शख्स ने मुस्कुराकर इस नशिस्त की तरफ इशारा किया। तानिया सहरज़दा अंदाज में इस स्टूल पर बैठ गई। तब तानिया की नजर इसके पैरों पर पड़ी। वो नंगे पांव था, मगर इसका एक पैर था। तुम हैरान हो, इस उधेड़ उम्र वाली रियासत जैसे शख्स ने बड़ी गरजदार आवाज में सवाल किया। हाँ, तानिया बामुश्किल बोल पाई। इस कमरे का माहौल देखकर इसने सवाल किया। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। जो रात तुम लोगों के लिए रात है, वो रात हमारे लिए दिन है। हमारी रातें रोशन होती हैं और दिन तारीक। जब तुम लोग सो जाते हो तो हम बाहर आ जाते हैं। हर सो हमारा राज होता है। आप कौन हैं? तानिया ने हिम्मत करके सवाल किया। ये मैं बताना भी चाहूँ तो नहीं बता सकता, समझाना चाहूँ भी तो नहीं समझा सकता। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी वजह से मुझे आज़ादी मिली है। मैं तुम्हारा ममनून एहसान हूँ। मेरी वजह से? तानिया हैरतज़दा थी। वो कैसे? न तुम यहाँ आती, न पिंजरे में वो आता, न खून फैलता और न इस खून में हम गुस्ल करते। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? वो वाकई कुछ नहीं समझी थी। हम समझा भी नहीं सकते और तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं। ये कहकर इसने अपना हाथ फैलाया तो इसकी हथेली पर एक किताब नमूदार हुई। ये लो, ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है, इसे रख लो। तानिया ने उठकर इसके हाथ पर रखी हुई किताब को ले लिया और चाहती थी कि इसे खोलकर देखे। इसने फौरन कहा, नहीं, अभी नहीं, अपने कमरे में जाकर देखना। जी बेहतर, आपका शुक्रिया। तब वो उधेड़ उम्र का शख्स जो अपनी वज़ाकता से किसी तारीखी ड्रामे का किरदार लगता था, अपने बल खाए अज़ा के सहारे उठा और बोला, अब तुम जाओ। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे राज तुम अपने लोगों पर खोलती फिरो। मेरी बात समझ गई ना तुम? हाँ। तानिया ने फर्माबरदारी से गर्दन हिलाई और वापसी के लिए मुड़ी। इसने वापसी के लिए 2 कदम ही बढ़ाए होंगे कि कमरे में अचानक तारीकी छा गई। इसने पीछे मुड़कर देखा। गुप्त अंधेरा था और एक अजीब तरह की ठंडक। वो दरवाजे के नजदीक थी, मगर इसे दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। इसने जल्दी से टटोल कर दरवाजे का हैंडल ढूंढा, इसे घुमाया और कमरे से बाहर आ गई। बाहर का वही माहौल था। इसने पलट कर दरवाजा बंद किया, लंबे लंबे 2-3 गहरे सांस लिए। फिर वो तेजी से कदम उठाती अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तो इसे किसी परिंदे की चीख और परों के फड़फड़ाने की तेज आवाज सुनाई दी थी। परों की फड़फड़ाहट और चीख सुनकर इसकी नजरों के सामने पिंजरे वाला उल्लू आ गया था। पिंजरे में उल्लू का जख्मी होना, बेपनाह खून का फैलना, खून आलूद पैर के निशान और इस जख्मी उल्लू का पिंजरे से उड़ जाना। तब इसे इसका जुमला याद आया। न तुम यहाँ आती, न पिंजरे में वो आता, न खून फैलता और न इस खून में हम गुस्ल करते। क्या था ये सब कुछ? क्या गोरख धंधा था? इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल वो खुश था और अपनी आज़ादी को तानिया से मंसूब करता था और इसी खुशी में वो इसे एक तोहफा दे गया था। तानिया ने बेड पर बैठकर इस तोहफे को उलट पलट कर देखा। खूबसूरत चमड़े की जिल्द थी। वो किताब न थी, डायरी थी।
बगैर लाइनों का सफ़ेद चमकदार कागज़। सारे वर्क सादा थे, इन पर कुछ न लिखा था। ये अजीब तोहफा था। इसने इस डायरी को एक केसट निकाल कर इसके कवर में रख दिया। वो डायरी बड़े आराम से एक कवर में आ गई। तब इसने इस कवर को वीडियो कैसेटों के दरमियान रख दिया। अब इस तोहफे पर आसानी से किसी की नज़र नहीं पड़ सकती। वैसे भी इसके कमरे में दुर्दाना के सिवा कोई नहीं आता था। दुर्दाना अपने काम से काम रखती थी। वो इसकी चीज़ों को बिल्कुल न छेड़ती थी। बहुत एहतियात से सफाई करके चली जाती थी। कभी कभार अफजल आ जाता था, वो भी तानिया के इसरार पर। थोड़ी देर बैठता, गपशप लगाता और चला जाता। खाला फरजाना अपने मर्ज की वजह से ऊपर आती ही ना थी। जब तानिया यहाँ नई नई आई थी और इसने अपना कमरा सेट किया था, तो कुछ इसके इसरार और कुछ अपने शौक में इसका कमरा देखने के लिए ऊपर आ गई थी। अब तानिया की आंखों में नींद उतर रही थी। इसकी आंखें बोझल हो रही थी। वो बिस्तर पर लेटी तो 5 मिनट के अंदर गहरी नींद में चली गई। सुबह जब वो मुंह हाथ धो के नीचे पहुंची तो खाला फरजाना डाइनिंग टेबल पर हस्बे मामूल इसकी मुंतजिर थी। वो इसे देखकर मुस्कुराई और बोली, आओ तानिया। आ गई खाला, तानिया ने खुश अखलाकी से कहा। इन्हें सलाम किया और कुर्सी खींचकर इसके करीब बैठ गई। सलाम के जवाब में खाला फरजाना ने दुआएं दी। दुर्दाना कहाँ है? तानिया ने पूछा। आ रही है, चाय लेने गई है। मैं आ गई बीबी। दुर्दाना ये कहती हुई कमरे में दाखिल हुई। चाय की केतली मेज पर रखी, इसे टी कोस से ढांका और कुर्सी घसीट कर खुद भी बैठ गई। जब से तानिया आई थी वो इसे नाश्ते की मेज पर साथ ही बिठाती थी। खाला फरजाना को शुरू शुरू में इतराज हुआ था। वो नौकर और मालिक के दरमियान थोड़े बहुत फासले की जरूर कायल थी, मगर तानिया की खुशी की खातिर इस मामले को अना का मसला नहीं बनाया था। भाई कहाँ है? तानिया ने टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए कहा। भाई अपने कमरे में होगा और सो रहा होगा। नाश्ता नहीं करेंगे वो? इसने कभी हमारे साथ नाश्ता किया है जो आज करेगा? अब खाला ऐसा भी नहीं, इन्होंने कई बार हमारे साथ नाश्ता किया है। अब रहने भी दो तानिया, साल में 1-2 मर्तबा कर लिया तो इसको बाकायदा नाश्ता करना कहते हैं। अच्छा ठहरे, मैं इन्हें उठाकर लाती हूँ। लीजिए, मैं खुद ही आ गया। अफजल ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। ये खाला जरूर मेरी बुराइयां कर रही होंगी। भाई ऐसी वैसी? तानिया ने हंस कर कहा। दुर्दाना इसे देखकर उठ गई, इसके लिए सिके हुए सलाइस लाने के लिए। खाला, आप मुझ कंवारे के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अफजल ने मस्करेपन से कहा। तो कर ले ना शादी, मैंने मना किया है। खाला जलकर बोली। इन्होंने मना किया है, अफजल ने बड़ी मासूमियत से कहा। खाला फरजाना समझी कि अफजल ने तानिया की तरफ इशारा किया है। वो एकदम चौंक गईं। वो तानिया भी यही समझी कि इशारा इसकी तरफ है। वो हैरत भरी नज़रों से अफजल को देखने लगी। अफजल ने कमरे के बाहर की तरफ उंगली से इशारा किया। बाहर कौन है? किसी को खड़ा करके आए हो क्या? खाला फरजाना ने पूछा। ओहो खाला, इतनी अक्लमंद होकर भी आप मेरा इशारा नहीं समझी। वो कमरे वाले साहब। अफजल ने यह कहकर एक लम्हे की तवक्कुफ किया। खाला फरजाना की आंखों में उलझन के आसार पैदा हुए। तब वो बोला, इस घर को फरोख्त करने की दूसरी शर्त ये थी कि घर में बच्चे ना हों तो अच्छा है। अब अगर खाला मैं शादी कर लेता तो इन 8 सालों में कितने बच्चे आपके दाएं बाएं खेल रहे होते, तो फिर हम कहाँ होते? अफजल की ये बात सुनकर तानिया बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी। आप भी कमाल करते हैं भाई, आपने इस वजह से अब तक शादी नहीं की। अरे तानिया, तुम किसकी बातों में आ रही हो? ये 1 नंबर की चीज है, अफजल जिसका नाम है। खुदा का शुक्र है खाला, आपने मुझे 2 नंबर की चीज नहीं कहा। अफजल हंस कर बोला। भाई एक बात बताएं। तानिया ने संजीदगी इख्तियार की। 1 नहीं 2 बातें पूछें, लेकिन ये बातें शादी से मुतल्लिक ना हो। ठीक है, तानिया ने वादा कर लिया। फिर बोली, मैं ये पूछ रही थी कि इस पुरअसरार कमरे को कभी किसी ने खोलने की कोशिश की? नहीं, आज तक नहीं, अफजल ने कहा। लेकिन ये ख्याल आपके दिल में क्यों आया? हो सकता है ये दरवाज़ा बंद ही ना हो, तानिया ने सादगी से कहा। क्यों ना ये देखा जाए कि वो बंद है या खुला हुआ। अगर खुला हो तो अंदर जाने की हिम्मत की जाए।
آخر پتہ تو چلے کہ بند دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ دروازہ مقفل نہیں ہے؟ افضل نے سوال کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ میں سے کسی نے اس دروازے کے ہینڈل کو گھمانے کی کوشش نہیں کی یا کی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں کی، اور اس لیے نہیں کی کہ سابقہ مالک مکان وسیم نے مجھے سختی سے اس سلسلے میں منع کیا تھا۔ پھر میں کیوں خواہ مخواہ مصیبت مول لیتا؟ ویسے میں روشن علی صاحب کی تلاش میں پاکستان کوارٹر گیا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ اسلام آباد شفٹ ہو چکے ہیں۔ وہ جس محکمے میں ملازم تھے وہ دفتر ہی اسلام آباد منتقل ہو گیا ہے۔ تانیہ، تمہارے سر پر اس کمرے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ تم آخر کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ پہلے ہی اس گھر میں کیا کم پر اسرار واقعات پیش آ رہے ہیں؟ اس رات کا واقعہ جب بھی یاد آتا ہے دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگتا ہے۔ ارے خالہ، آپ روز بروز اتنی بزدل کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ ڈرے نہیں، میں کروں گی یہ کام، تانیہ نے بڑے مستحکم لہجے میں کہا۔ خالہ فرزانہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے منع کیا۔ تب اس نے دیکھا کہ دردانہ آ رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر ناشتہ بھی سب نے بڑی خاموشی سے کیا۔ ناشتے کے بعد جب دردانہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی تو تانیہ افضل سے مخاطب ہوئی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی، جب آپ خاتون ہو کر جرات کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہیں، میں تو پھر مرد ہوں، میں بھلا پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ افضل نے پالیسی بیان دیا۔ آئیے بھائی، پھر چلیے، چل کر دیکھتے ہیں، نیک کام میں دیر کاہے کی؟ اے تانیہ، کچھ ہوش کے ناخن لو، باولی ہوئی ہو کیا؟ خالہ، جب دروازہ مقفل ہے تو ہمارے ہاتھ لگانے سے تھوڑا ہی کھل جائے گا۔ ہم کوئی تالا توڑ کر کمرے میں نہیں داخل ہو رہے، ہم تو صرف ہینڈل گھما کر دیکھیں گے۔ اگر تالا کھلا ہوگا تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھیں گے، تانیہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ خالہ، تانیہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو مرضی آئے کرو، میں تو جاتی ہوں اپنے کمرے میں۔ خالہ فرزانہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے لگی۔ خالہ، ٹھیک ہے، آپ چلیں اپنے کمرے میں، ہم ابھی آ کر آپ کو رپورٹ دیتے ہیں۔ تانیہ بھی کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ تانیہ کے دل میں ذرا سا بھی خوف نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور اب اس کمرے میں کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ رخصت ہو چکا ہے، اس لیے وہ بے خوفی سے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے پیچھے افضل تھا۔ خالہ فرزانہ کمرے سے ابھی نکل نہ پائی تھی۔ تانیہ، افضل اسی پر اسرار دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ افضل کو اگرچہ اس گھر میں شفٹ ہوئے 7-8 سال ہو چکے تھے، مگر اس نے آج تک اس کمرے کو بغور نہ دیکھا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اس پر اسرار دروازے کو بغور دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ تعویذ کالے کپڑے میں سلا ہوا تھا اور نیلون کی کالی ڈوری اس میں لگی ہوئی تھی، سفید اسٹیل کے ہینڈل میں۔ اس کالی ڈوری کو 3-4 بل دے کر تعویذ لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈوری اس طرح ہینڈل کے گرد لپیٹی گئی تھی کہ وہ تعویذ گر نہیں سکتا تھا۔ افضل دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو تانیہ نے اسے روک دیا اور خود آگے بڑھ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ افضل کا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ تانیہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ اس اثنا میں اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈال کر اسے گھمانا چاہا۔ ہینڈل تھوڑا سا گھوما لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دروازہ مقفل تھا۔ تانیہ نے 2-3 بار ہینڈل کو اوپر نیچے کیا، دروازہ کھولنے کے لیے زور لگایا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ تب وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے 3 مرتبہ اس دروازے کو کھولا تھا اور جب بھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ رات ہی کو تو اس کمرے میں گئی تھی، اس لنگڑے شخص سے ملی تھی جو کسی ریاست کا راجہ دکھائی دیتا تھا۔ کیا یہ سب اس کا وہم تھا؟ اس کے تخیل کی پرواز تھی؟ اس کے ذہن کی کرشمہ سازی تھی؟ بھائی، آپ ذرا کوشش کریں۔ افضل نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ہینڈل کو زور دے کر اوپر نیچے کیا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ بند تھا۔ تانیہ، یہ لاک ہے۔ اب تانیہ یہ کیسے کہتی کہ اب تک یہ دروازہ لاک نہیں تھا؟ وہ 3 مرتبہ اس دروازے کو کھول چکی ہے، 1 مرتبہ اس کمرے کے اندر جا چکی ہے۔ وہ یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی، اگر کہتی تو یقینی طور پر اس کی دماغی حالت پر شبہ کیا جانے لگتا۔
मगर इसे खुद अपनी हालत पर शुबा होने लगा था। ये इसे क्या हो रहा था? क्या वो किसी नफसियाती बीमारी में मुब्तला हो गई थी? फिर इसे ख्याल आया कि लंगड़े राजा ने एक ऐसा तोहफा दिया था। वो एक खूबसूरत डायरी थी। इस डायरी को इसने वीडियो कैसेट के कवर में छुपाकर किस्तों की कतार में लगा दिया था। ऊपर जाकर इस डायरी को देखना चाहिए। अरे क्या हुआ? पीछे से खाला फरजाना की आवाज़ आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अब पहुंची थी और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई इन दोनों को परेशानी से देख रही थी। खाला, दरवाज़ा लॉक है, अफजल ने इतला दी। मेरे लिए ये कौन सी नई इतला है? ये बात मैं जब से इस घर में आई हूँ जानती हूँ, और इस बात को जानते हुए मुझे 7-8 साल हो गए। ये कहकर खाला फरजाना अपने कमरे में चली गई। फिर अफजल ने बगैर कुछ कहे अपने कमरे का रुख किया। इसे दफ्तर जाने की तैयारी करना थी। अब वो दरवाजे के सामने तन्हा रह गई। इसने ऊपर जाने के लिए जीने की तरफ कदम बढ़ाए। 2-4 कदम चलकर फिर रुक गई, वापस पलटी। इसने सोचा एक मर्तबा और क्यों न दरवाजे की आजमाइश करे। इस वक्त इसके आसपास कोई नहीं था। इसने बहुत एहतियात से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, नीचे की तरफ दबाव डाला। हैंडल नीचे हो गया मगर दरवाज़ा न खुला। वाकई दरवाज़ा मुकफिल था। इसे अपनी ज़ात के बारे में फिक्र लाहक हो गई थी। अब वो यकीन और गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला हो गई। होने या न होने का दारोमदार अब इस डायरी पर था जो इसने केस्टों की कतार में छुपाई हुई थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची, दरवाज़ा बंद किया और धड़कते दिल से केस्टों के शेल्फ की तरफ बढ़ी। नज़दीक जाकर इसने बेकरारी से केस्टों की कतार पर नज़र डाली। तब इसे वो केसट कवर नज़र आ गया जिस पर कोई लेबल नहीं लगा था। इसने जल्दी से वो कवर बाहर निकाल लिया और इस कवर में से वो डायरी खींच ली। चमड़े की जिल्द वाली खूबसूरत डायरी मौजूद थी। इसने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर ये डायरी ना मिलती तो वो अपनी नज़रों में ही पागल करार पाती और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि अब तक जो कुछ हुआ वो इसके जहन की इख्तरा थी। मगर अब वो ये सोच रही थी कि लंगड़े राजा का तोहफा मौजूद था और ये तोहफा इसे कमरे के अंदर दिया गया था। वो कमरे में किस तरह गई थी? अगर दरवाज़ा इस वक्त खुला था तो अब किस तरह बंद हो गया था? ये सब क्या इसरार था? यही क्या इसकी जिंदगी में बहुत इसरार थे? इसकी जिंदगी किसी मोमे से कम न थी। चारों तरफ इशारे ही इशारे थे। इन इशारों का कोई हाल न था। लोग इसे तुर्कश क्यों कहते थे? दादा आजम ने इसका असल नाम तुर्किश बताया था। फिर वो पुरअसरार शख्स काला चिराग, इसने भी आकर तुर्किश ही कहा। इसे नहीं मालूम था कि ये नाम किसने रखा। इसने जब से होश संभाला था अपना नाम तानिया ही सुना था। फिर वो जिस घर में पली बढ़ी और जिनको वो अपना माँ बाप समझती रही वो इसके माँ बाप साबित न हुए। लाहौर से इसे कराची क्यों मुंतकिल किया गया? अंकल आमर इसे लाहौर वापस क्यों नहीं बुलाते थे? फिर वो पुरअसरार ख्वाब, दादा आजम का लिफाफा, पुरअसरार कमरा। एक सिलसिला था सवालों का। सवाल ही सवाल थे, जवाब किसी के पास न था।